इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इससे कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखो जी, ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मजेदार किस्सा क्या है, ये Sc2O3 दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों को? Sc2 स्कैंडियम ऑक्साइड, Sc2। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बोलो? +3। अब TiO2 टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर को ही मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलता जा रहा हूँ क्या? ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट कल था कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस में, अगर याद हो पढ़े हो कर जाके। +5 CrO3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +6 Mn2O7 +7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका कि ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, इसी का दूसरा नाम 3D ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट भी समझ गए क्यों, और 3D भी समझ गए क्यों। में स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक उनके ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन नंबर उनके ग्रुप नंबर से मैच कर जाती है। आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखवाया हुआ, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट। फिट करने के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है रीजनिंग का, दिमाग लगाना आना चाहिए बस। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर। तो ये जो Mn है ये मिडल में है बिल्कुल, लगभग। लगभग क्यों कह रहे हो? इसके 4 ग्रुप इधर है और 5 उधर है, तो इसलिए मुझे मेरा कहना पड़ रहा है लगभग। इस Mn की कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s2 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन? सारे हटा दिए होंगे तभी तो +7 में पहुंचा होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? मैंगनीज। क्यों? क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हटाना आसान होता है एज कंपेयर टू पेयर्ड वालों में से। अब Mn2O7 मेटल का ऑक्साइड क्या? और 10th क्लास याद हो तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घोलो कार्बोनिक एसिड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मेटल ऑक्साइड्स आर। लेकिन ये Mn2O7 एसिडिक भी होगा और कोवेलेंट भी होगा। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच गई +7। अगर ऑक्सीडेशन एसिडिक कैरेक्टर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आ जाए तो किस में रखेंगे? एसिडिक में। अब ये तो थे ऑक्साइड्स। अगर मैं आपसे बोलूं ये कौन है, ये कौन है, और ये कौन है, और ये कौन है, नाम अगर कुछ बोल बोल सकते हो तो, कुछ करंट वरंट आता हो। मैंगनेट। एंड दिस इज, एक ओ बढ़ गया इसमें इससे? नहीं, वो तो नहीं बढ़ा, बस चार्ज कम हुआ है। इसका नाम पर मैंगनेट। मैंगनेट आयन ग्रीन या डार्क ग्रीन, कुछ भी कह दो, ग्रीन। और परमानेंट है तो लैब में सबने टाइट्रेशन देख ही ली होगी अब। क्या? पर्पल, और अगर बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो पिंक फील लगा सकता है नहीं। ये क्रोमेट, और क्रोमेट आयन येलो, मुझे कलर याद होने जरूरी है। और ये डाइक्रोमेट आयन, और इसका कलर ऑरेंज। तो मुझे इन चारों के कलर याद होने चाहिए, मुझे चारों का स्ट्रक्चर अभी मैं बनाऊंगा सिखाऊंगा, वो याद होने चाहिए हर हाल में। अब क्या मैंने एक नाम दूं इन सबको? मैंने बोला था, वापस आता हूँ यहाँ, क्यों पकड़ा ही नहीं, ये सबको बोला था ऑक्साइड्स, इनको बोलूं ऑक्सो एनायंस। एनायन है क्योंकि सब पे नेगेटिव है, और सब में मेटल के साथ ऑक्सीजन भी है, इसलिए क्या कह दिया? ऑक्सो एनायंस। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? इसमें +6। इसमें क्या आ रही है? +6 तो नहीं आ रही होगी। हाँ, उसमें क्या आ रही है बोलो भाई? +6 ही आ रही है क्या? और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर, तो इसका मतलब क्रोमियम के ऑक्सीजन आयंस में भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से मैच कर रहा है। अब यहाँ MnO4 नेगेटिव में Mn की क्या आ रही है? +6 बोलो। और MnO4 नेगेटिव में +7 बोलिए। अब MnO4 2 नेगेटिव वाले में तो नहीं, लेकिन MnO4 नेगेटिव वाले ऑक्सोन आयन में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से मैच कर गई या नहीं कर गई? तो आइए हम अपना दौड़ लगाते हैं। The highest oxidation number in the oxides coincides with group number as is attained in scandium oxide 2
हाईएस्ट लेकिन, यानी उनके लोअर वाले भी किसी के हो सकते होंगे। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? तो क्रोमियम के कई सारे ऑक्साइड्स हैं, CrO भी है, Cr2O3 भी है और CrO3 भी है। अब CrO3 हाईएस्ट ऑक्साइड हुआ ना, क्योंकि क्रोमियम की स्टेट +6 और CrO में क्रोमियम की +2 और Cr2O3 में क्रोमियम की +3। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द एसिडिक करेक्टर। तो इन तीनों में, और CrO वाले की लोएस्ट है तो शायद बेसिक हो गया होगा, और ये वाले की बीच में है इसलिए ये एंट्रेंस के काम की। Mn2O7 पानी में घोल के बना रहा है एसिडिक हो गया H+। CrO3 पानी में घोल के ये और ये बना रहा है एसिडिक हो गए। बोलो V2O5 का एम्फोटेरिक होगा, हमें नहीं जाना, हमें नहीं देखना, हमें देखना है किसको। कहाँ उड़ गया वो Mn2O7 वाला? हाँ ये रहा, ये दिखाना था सर। Mn2O7 is higher the oxidation state greater the covalent character। बोली हो गया कि नहीं? अब आते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला खूब अच्छे से याद है, हमारी ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr27/H2SO4। अब यूजेस पूछ लेता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर डिजाइन करता है इसके ऊपर तो यूजेस में आपने क्या कहना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज इन लैंड इंडस्ट्री एंड एज ऑक्सीडेंट, तो हमें पता है, हाँ इट इज एन। अब ये नहीं पता नहीं क्यों दिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड। हमने तो एजो कंपाउंड डाइजोटाइजेशन करा के बनाए थे वहां के MnO4 तो इस्तेमाल करते कराते नहीं थे, करने दो लिखने दो। हम ये तो लिख ही सकते हैं, यूज इन लेदर इंडस्ट्री, यूज एज ऑक्सीडेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना है? तो पहले CrO4 2 नेगेटिव यानी क्रोमाइट बनता है, क्रोमेट बनता है, और उस क्रोमेट से फिर डाइक्रोमेट बनता है। तो उस बात को क्या बोल रहा है? डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब क्रोमेट किससे बनता है सर, फिर ये बता दो। तो कहता है फ्यूजन ऑफ, यहां से आपको पक्का करना है, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एसेस ऑफ एयर। हम मेरे को सोडियम क्रोमाइट ओर का नाम भी याद रखना है, याद आ जाएगा। डाइक्रोमेट बना रहे तो और का नाम क्रोमाइट। फॉर्मूला याद नहीं रह रहा, तो फॉर्मूले के लिए देखो, मैं ऐसे याद किए हुए हूँ, FeCr2O4, GP लगा रहा हूँ क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 हो गया याद। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला किसके साथ ट्रीट करना है? चाहे तो Na2CO3 ले लो, चाहे K2CO3। तो Na2CO3 लिख के आना। अब तो फ्री एसेस ऑफ एयर के नाम पे ऑक्सीजन। तो अब ये रिएक्शन के लिए मैंने पहले भी बोला था, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, 500 बार लिखो या 600 बार लिखो, जरूरत नहीं है ना 20 बार लिखते तक ये उंगलियों को याद हो जाती है, याद हो जाएगी। मैं तो जब अपने लेवल पे पेपर देने जाता था, मैं तो ऐसे लगा रही अभी बैलेंसिंग भी रट जाता था, टाइम बचाओ। 4 8 डबल हो गया, यहाँ 16 होना चाहिए, नहीं 7 हो गया, तो बस ये तो याद नहीं हो रहा सर। 487 ऐसे ही धुंधली सी दिमाग में बैठाया पेपर में, और कुछ याद आया ना, 487 याद रहता था, पता नहीं क्यों। यहाँ 828 कुछ भी नहीं बैठ रहा, 4 का डबल 8 बस बैठ रहा, बाकी जुगाड़ से बन जाएगा अगर मुझे प्रोडक्ट्स के नाम याद रह जाए। इतना मेरे को याद रह जाए तो बैलेंसिंग तो हो जाएगी। थोड़ी सी भी हिट एंड ट्रायल मारोगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम याद हो और एक साइड के कोफिशिएंट याद हो। अब इससे बना क्या लेकिन? सोडियम क्रोमेट। सोडियम येलो कलर का हो गया क्योंकि क्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है। इसको फिल्टर कर लो, सोडियम सॉल्ट है तो वाटर में सॉल्युबल होगा। ये बाकी चीजें जो अनडिजॉल्व रह जाती होंगी, CO2 तो उड़ी गई होगी। आ रहा है। अब जो येलो कलर का सॉल्यूशन मिला, उसमें एसिड टपका दो, एसिड टपकाने से वो ऑरेंज हो गया। ऑरेंज हो गया यानी डाइक्रोमेट बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो कितनी आसान, वही है, क्या टपका दिया, किसमें बदल गया? अब ये तो कॉमन सेंस है ना, जब मुझे यहाँ एक CR है और यहाँ 2 CR चाहिए तो इसका होल 2 करूंगा ही। और मजेदार बात आएगी अभी, कई सारे आगे तक हमें एसिडिक मीडियम बनाना या बेसिक मीडियम बनाना, तो जब भी एसिडिक बेसिक बनाना 2H+, 2OH नेगेटिव, तो उससे दिमाग में रहता है हर बार 2H+ ही हो रहा। ये कैसा था?
येलो, और ये कैसा, ठीक है। अब जब इसको क्रिस्टलाइज कराना चाहो करा सकते हो, जब क्रिस्टलाइज करेगा, क्रिस्टलाइज तो समझते हो, अब हीट करके क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक ठंडा होकर छोड़ दो तो क्रिस्टल सेपरेट होते हैं, किसके होते हैं, डॉट टू एच टू हो गया, समझ गए, डॉट टू एच टू, यानी टू मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टल साथ में फ्री में आता है। मुझे तो लेकिन क्या बनाना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में आया हुआ, सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा घुलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कम घुलता है पानी में। तो उसने क्या किया, सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाया, घुलता है वो तो खूब, उसमें केसीएल डाल दिया, तो के और एन आपस में इंटरचेंज कर सकता है। तो जितना K2CR2O7 बनेगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो नीचे बैठ सकता है, नहीं। यहां तक कोई डाउट, लिख के देखनी है रिएक्शन हर हाल में आज ही, 10-10 15-15 बार, मुश्किल से 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे। क्या कह रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट इज more soluble than, litter is therefore prepared by treating solution of sodium dichromate with, तो यहाँ लिख के नहीं आना प्रोसीजर में, प्रोसीजर में तो लिख देंगे बस प्लस केसीएल, इसमें केसीएल डालने से वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये तो कोई क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव या कुछ तो हम बता सकते हो। रिएक्शन बहुत मुश्किल है, 2 Na की जगह 2 K लाने हैं ना, तो इसलिए हमने 2 KCl डाल दिए, तो K2 बन गया और वहां 2 KCl का 2 NaCl बन गया, सिंपल इंटरचेंज। अब ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट। अब ये एक अपने आप में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटरकन्वर्टेबल हैं, दोनों एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, क्या करके, पीएच चेंज करके। तो अभी हमने पीछे भी देखा था, क्रोमाइट में H+ चिपकाने से, यानी पीएच डिक्रीज करने से क्रोमेट डाइक्रोमेट बन जाता है, और डाइक्रोमेट में बेस चिपका दूं यानी OH नेगेटिव, यानी पीएच बढ़ा दूं तो देखो कितना आसान है। ये क्रोमाइट आयन से बताया और आसान है। और अभी क्या कहा था, जब एसिड टपकाएगा दो H+ देखो बोर्ड पे, और बेस टपकाएगा, और इतनी तो कॉमन सेंस है, जब मुझे Cr2 बनाना तो ये 2 ले लूं, और वाटर स्टेप नहीं है ही हमारी बैलेंसिंग में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जहां कहीं एच और संभालने ना आ रहे हो, क्या करो, वाइस्ट्रो से संभालने की कोशिश करता है, कुछ मुश्किल नहीं है, घर में लिख के देखोगे तो अपने आप भी बन जाएगी राइट हैंड साइड, और बैलेंस भी हो जाएगी ये वाली दो तो एटलीस्ट। ये टू टू वगैरह कुछ याद करो ना करो तो भी। अब बात आई स्ट्रक्चर की, किसकी, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के नाम पे क्या, बड़ा आसान, किसका स्ट्रक्चर करना मुझे, CrO4 2 नेगेटिव का, और Cr2O7 2 नेगेटिव का। सेंट्रल एटम को 4 लोग सराउंड कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल बना दो, डिब्बे के ऊपर बाहर 2 नेगेटिव डाल दो, घूमता ढूंढता रहे जो करना तुझे, हमें क्या, टेट्राहेड्रल फोटो खत्म। बोर्ड पे पेन रोक के देखो, इस फोटो को हल्का सा टेढ़ा कर दो तो ये हो जाएगा क्या, और ऐसा ही एक और फोटो लेके उसे थोड़ा सा इधर को टेढ़ा कर दो, आपको कहे एक उसका वो कहाँ गया, बस ये तो चल जरा सी चलानी है, क्या किया, एक वो बीच में से शहीद कर दिया है, नहीं। तो इतनी तो मेरी बुद्धि काम कर रही होगी कि मैं डबल लूंगा तो Cr2O8 होना चाहिए था, एक O को तो कम करना है, किस वाले को, ब्रिजिंग। ये एंगल आज तक बोर्ड वाले ने पूछा नहीं, पूछ ले तो एंट्रेंस वाला स्पेशली 126, बॉन्ड लेंथ कोई याद करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर दोनों बार 2 नेगेटिव, इंडिविजुअल चार्ज भी याद करने की जरूरत नहीं है। काश पेपर में स्ट्रक्चर तो आ ही जाए 2 नंबर में दोनों का। आपको पता है सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, कोरा झूठ जिसको कहते हैं, क्या, sodium salts has greater solubility in water and is extensively used as oxidizing agent in organic chemistry, जबकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसे यूज कर रहा था, सोडियम डाइक्रोमेट को तो सिर्फ फिनॉल में किया था, जिससे वो बना था पैराहाइड्रो, क्या बोला, बेंजोक्विनोन, याद आ गया। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल देन, मोर सॉल्युबल इन वाटर देन, ऐसे करके क्वेश्चन आया था बहुत साल। फिर एक ये बात है जो हमें अक्सर नहीं याद रहती, हमें नहीं पता होती, खूब सुनाया था जब पहले लेसन पढ़ाया था पूरा डिटेल, इज यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब में टाइट्रेशन में मोर सॉल्ट था या ऑक्जेलिक एसिड था, जिसको तोलकर सीधा उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन सकता हो, हर चीज को तोल के भी उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बन सकता, क्यों, क्या पहले बाकी आप छोटा टाइम नहीं, जिसको तोल के सीधा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सके वो, तो इसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड भी यूज करते हैं। वो ऐसे ही बोल दो मैं 3 प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाओ, बताओ, मोर सॉल्ट, ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है,
तभी तो हम पूरी ऑर्गेनिक K2CR27/H2SO4 लिखते रहे, जबकि KMNO4 में कभी न्यूट्रल KMNO4 भी था, कभी /H+ भी था, कभी स्लैश आर आ गया कुछ याद। अब ये रिएक्शन दिख रही है डरावनी सी, खतरनाक सी। वो रिएक्शन आनी है क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आया तो, कोई भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का कोई सी एक उनमें से। देखो बदमाशी, Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने जा रहा है और उसने कहा है मैं सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता हूं। तो ये मुझे रटना है, जो बहुत ही मुश्किल है मेरे जैसे लोगों के लिए रट पाना, कि क्रोमियम अकेले कर देना। क्रोमियम अकेले कर दे तो ओ को किसको पकड़ाना फिर? तो ओ को एच को पकड़ा के क्या रास्ता बनता है? यही बनता है कि H2O बना दो। बैलेंस कैसे करूं? 2 Cr है तो वहां 2 तो ये तो 1 लेने में ही भलाई है। 7 O है तो 14। और देखना अगर मैथ्स आती हो तो, मैथ्स फिजिक्स, 2 नेगेटिव के 14 प्लस के क्या बचा? प्लस का 12। 2 नेगेटिव प्लस 14 क्या बचा? +12 और 6 नेगेटिव +6। और उधर बैलेंस करनी भी बहुत मुश्किल थी। अगर आपने रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे एक क्वेश्चन भी है। क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में क्वेश्चन में चार्ज वार्ज निकालना कितने कूलम, तो 6 कूलम, 6 फैराड 1 मोल के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि जी रिएक्शन दो या एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन SnCl2। मैं बेईमानी करूंगा बड़े वाली फिर से। और क्या बड़ी बेईमानी करूंगा कि SnCl2 से वो कहेगा, लेकिन मैं दे के आऊंगा Sn2+ से। SnCl2 से हो गया ऑन FeCl2 फेरस क्लोराइड, लेकिन मैं दे के आऊंगा Fe2+ से। कहेगा ऑन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो मैं H2S से लिख लेता हूँ क्योंकि H ही तो है, H तो संभालना बड़ा आसान है। किससे? H+ से बर्ड या वाटर से संभलवा लेंगे। और या कहता है ऑन Ki, सबसे ज्यादा Ki वाली पूछा करता, तो मैं लिखूंगा। तो इससे मुझे फायदा क्या हो गया समझ गए? Cl संभालने से बच गया, Cl संभालने से बच गया, Ki संभालता तो K संभालने से बच गया। मार्क्स काट लेगा क्या? बिल्कुल नहीं काटेगा। अब ये सब ऑक्सीडाइज होने वाले हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर थोड़ी बहुत पता हो टिन कौन से ग्रुप में है, पूछो मैं सर मुंह उधर कर लो। कार्बन फैमिली में है टिन, कार्बन के अंदर 14 ग्रुप। यानी ये पढ़ाया था जब पढ़ाया था जब स्टीफन रिएक्शन पढ़ाई थी, SnCl2 + HCl SnCl4 बनाता है। Fe2+ ऑक्सीडाइज होके, अब इतनी बुद्धि तो मेरे में होगी शायद, +2 से +3 बन रहा है तो इतनी बुद्धि भी होगी शायद। H2S से क्या बनाना है? S, S के ऊपर -2 होता है क्या अंदर? तो S बन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। और क्या रह गया? 2H+, जो कि तू इधर वाले इधर I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके क्या बने? तो क्या बनाऊं इधर? 2 इलेक्ट्रॉन 2 तो कर लूं, बहुत ही मुश्किल, नहीं आ रहा। अब उसने बोला ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑन SnCl2 बताओ, तो क्या करूं सर? मुझे अगर मेरी 11th रिडॉक्स पढ़ी हुई हो और नहीं भी पढ़ी हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें ऐड कर दूं। क्या होगा? 1Cr27 प्लस 3Sn2+ प्लस 14H+ गिव्स 3Sn+4 2Cr3+ 7H2O, क्योंकि 3 टू द 6 कट गया नहीं, तो रटना नहीं है 3 से करना क्योंकि 6 बनाना है। पिछले वाले में किससे करूं? 6 से, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन 6 बनाने हैं। फिर ऐड कर दो फर्स्ट वाले में, अगले वाले में, क्योंकि मुझे, और इतनी बुद्धि तो मेरे में है, इधर 6H+ हो जाएंगे क्या 3 से मल्टीप्लाई होके, और वो कितने हैं? तो 8H+ बचेंगे। ये वाले का ऐड कर करके दिखाऊं या आती है करनी ऐड? तो बस हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरा। जरा सी दिक्कत किस बात की है? प्रिपरेशन वाला पार्ट आ गया तो उसमें वो 3 रिएक्शन रटनी पड़ती हैं। 3, पहले क्रोमाइट से सोडियम क्रोमेट बनाना, फिर सोडियम क्रोमेट से एसिड डाल के सोडियम डाइक्रोमेट बनाना, और सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डाल के पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना। वो इन्वर्टर कन्वर्टेबल वाली बात तो अलग है, प्रिपरेशन में देनी नहीं है, वो तो फ्री की है, आ जाए वो तो सबसे आसान। इंटर कन्वर्टर समझ गए ना? क्रोमेट में H+ डाला तो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में OH नेगेटिव डाला तो
H प्लस लिए थे तो दो, OH नेगेटिव लिए थे तो दो, और दोनों में साइड प्रोडक्ट वाटर वाटर है। हो गया। ऑनलाइन वाले बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट में सिखा दिया KMnO4 हो तो पोटेशियम पर मैंगनेट, और K2MnO4 हो तो पोटेशियम मैंगनेट। समझ रहे हो? K2 का MnO4 कैसे बनाना है? प्रिपेयर्ड पोटेशियम पर मैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ, वहां भी फ्यूजन ऑफ था, वहां फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और, यहां फ्यूजन ऑफ, यहां फ्यूजन ऑफ, इस ओर का नाम पायरोल्यूसाइट है, रट के जाना है। यस, बिना बात बड़ा बन गया बेचारा। चलो, क्या नाम है? MnO2 फ्यूज करना है। पिछली बार किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस बार एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या KOH के साथ। तो किसके साथ करूंगा? के तो मुझे चाहिए ना, तो इसलिए किसके साथ? वो भले ही कहता रहे मैं किसके साथ करूंगा, KOH के साथ। वहां बोला था इन फ्री एसेस ऑफ एयर, यहाँ कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, लेकिन रिएक्शन करते वक्त KNO3 नहीं लिख रहा, रिएक्शन लिखते वक्त O2 ही लिख रहा है जैसे पहले लिखा था, क्योंकि बोला KNO3 के साथ तो पसीने आ जाएंगे मुझे बैलेंस करने में। तो देखो ये कौन? पायरोलोसाइट, और ये कौन? KOH, और ये फ्री एसेस ऑफ एयर जैसा सीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बना पहले? तो बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है बात। क्या वहां पहले क्या बना था? क्रोमेट, फिर उसमें एसिड टपका के डाइक्रोमेट। यहां पहले क्या बना? परमैंगनेट, फिर उसमें एसिड टपका के मैंगनेट। पोटेशियम तो साथ में लगा वही है। अब ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, यहाँ Mn की स्टेट +6 है, इसमें +7 है, और इसमें +4 है, यानी +6 से +7 हुआ यानी ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 हुआ यानी रिडक्शन। ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। आगे अगले पेज पे सॉल्ट एग्जांपल में पूछी हुई है, तो मुझे रट के जानी जानी है। थोड़ी सी मेहनत जैसे वहां उन दो रिएक्शन में लगानी थी, ऐसे थोड़ी सी मेहनत यहाँ इन दो में लगानी है। बन गया। अब कॉमर्शियल, इसमें सिर में दर्द करता है बहुत सारा, कहता है कि जी नहीं मैं तो कई सारी तरह से बातें बताऊंगा। कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन। बुद्धू बना रहा है। एल्कलाइन तो यहाँ एल्कलाइन नहीं था, ऑक्सीडेटिव ही ऑक्सीडेटिव नहीं था, और यहां भी फ्यूजन नहीं था, फ्यूजन तो वही तो है। उस बात को बड़ा आसान। MnO2, वो सारा किस्सा कहानी एरो पे लिख दिया देखो। फ्यूज विद KOH, ऑक्सीडाइज विद, तो जू का तो वही नहीं है क्या? बैलेंसिंग से भी बचे, सीधा क्या बना दिया? मैंगनेट आयन, क्योंकि वहां भी मैंगनेट ही बना था। फिर क्या किया था? डिस्प्रोपोर्शनेशन कराया था एसिडिक मीडियम में, हालांकि लैंग्वेज में तो लिख रहा है न्यूट्रल और एसिडिक करा रहा है, लेकिन एसिडिक से। अब यहां बदमाशी कर गया क्या? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, तो परमैंगनेट से मैंगनेट से परमैंगनेट ऑक्सीडेशन तो है ही, तो ऑक्सीडेशन यहां कराया था एसिडिक में, यहां पता नहीं क्यों लिख दिया इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन। तो बस एक जरा सा ये ट्विस्ट है, बैलेंसिंग तो उसमें भी नहीं है। क्या बन गया मैंगनेट से, और ये मैंगनेट कैसा? डार्क ग्रीन, और ये कैसा? पर्पल। हो गया। बोलो सर। अब इनका स्ट्रक्चर कितना आसान। MN, देखो भाई मानी मेरी, दोनों MnO4 ही हैं, बस एक बार चार्ज, अरे बोल दिया करो कुछ, एक बार चार्ज 2 नेगेटिव है, और एक बार, वैसे ही करता हूं तुम तोड़ जाओगे किसी बात में। 2 नेगेटिव, और फिर ये कौन? MnO4 2 नेगेटिव यानी पर मैंगनेट, कैसे कलर का? तो इसमें एक जरा सी ट्रिक क्या याद करनी है बस, फिर गड़बड़ करके आप। मैंगनेट, और ये क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? एक नेगेटिव वाले ओ को सिंगल बॉन्डेड दिखाना। एक नेगेटिव है तो एक को सिंगल बॉन्डेड, बाकी डबल। इसमें दो नेगेटिव है तो दो नेगेटिव वाले वो दोनों। बस इतनी सी बात है, स्ट्रक्चर दोनों का टेट्राहेड्रल। और बदमाशी देखो मेरी, क्या? पर मैग्नेट पी से शुरू होता है, तो इसका फर्स्ट था ये पैरामैग्नेटिक हो, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है। याद रहेगा इस बात से,
यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो जब वो डायमैग्नेटिक है तो पक्का ये, नहीं तो ये नहीं बोलते थे दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक है तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो याद रखने को है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अलग अलग कमरों में, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कह रहा कलर डिपेंडेंस, जो कलर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कैसे है हमें बताया नहीं तो पूछना नहीं। कलर टेम्परेचर से कुछ वेरी करता होगा किसी तरह। हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर भी। अब जागो, ये मेटल है, ये मेटल है, इसमें डी है, डी है। ओ नॉन मेटल है, उसमें पी है। तो ये डी, ये डी और ये पी। तो डी और पी में, डी और पी में साइड वाइज ओवरलैप। तो क्या बताना चाह रहा है, एम एन और ओ में कौन सी ओवरलैपिंग है? डी पाए पी पाए बॉन्ड है। एम एन और ओ में इसमें भी और उसमें भी जो डबल वाले हैं उनमें से एक डी पाए पी पाए बॉन्ड है। तो अभी मुझे प्रिपरेशन भी करना था लेकिन मैंने स्ट्रक्चर पहले कर दिया। बोर्ड में रिस्क तो बिल्कुल लेना ही नहीं होता। इन द लैब, तो पहला मेथड कौन सा था, फिर दूसरा तो कॉमर्शियल था। जो कॉमर्शियल नहीं हो वो कैसा होता होगा, छोटे मोटे स्केल पे लैब जैसा ही होना चाहिए। कहता इन द लैब, तो लैब मेथड आया तो पहला भी नहीं देना दूसरा भी नहीं दे देना। ये क्या है, मैंगनीज आयन सॉल्ट। मैंगनीज आयन सॉल्ट में एमएन के ऊपर क्या चार्ज, सॉल्ट कौन सी है, MnCl2 है, कौन सी है पता नहीं, Mn2 प्लस आयनिक। अच्छा है, आसान है, शॉर्ट पड़ता है। इसको परऑक्सो डाइसल्फेट कहते हैं, याद है क्या किसी को? तो परऑक्सो डाइसल्फेट का पक्का क्या है, क्या बनना है, सल्फेट ही बनेगा। जो वाटर लिया इसके एच आ गए। देखो ये टू टू ही है, 5 का 10 हो गया, 8 का 16 हो गया। और परऑक्सो डाइसल्फेट का पूरा किस्सा सुनाया था पहले, दोबारा सुनाऊं? स्ट्रक्चर बनाया था उसकी, हालांकि कोई सेंस वेंस है नहीं इस वक्त किसी तरह। H2O8 टू नेगेटिव के अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज होती थी ऐसी, ऐसे कुछ होता है, दो नेगेटिव वाले होते हैं दोनों पे और ये बाकी डबल डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसको परऑक्सो डाइसल्फेट कहते हैं और इसको क्या बनना है, सल्फेट ही बनना है। तो इसमें 8 ऑक्सीजन है, सल्फेट में तो डबल करूंगा तो 8 ही रहेंगे। तो ओ का तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ओ कहाँ गए सारे, इसका मतलब वाटर वाले ओ कहाँ गए, एम के पास आ गया। देखो 2 Mn से 2MnO4 नेगेटिव। नहीं आ रहा क्या? तो यही है ना, देखो सल्फेट तो बस ये अलग अलग हो गए दोनों। पोटेशियम पर मैग्नेट, डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स। अब ये पॉइंट है स्ट्रक्चरल आइसो स्ट्रक्चरल विद KClO4। तो KCl की जगह Mn और 4O की जगह 4O, तो उसका स्ट्रक्चर KClO4 जैसा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ था किसी पेपर में कि इनमें से KMnO4 किसके आइसो स्ट्रक्चरल है, नीचे 4 नाम छपे थे, इनमें से एक छपा था द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। वैल्यू याद रहे ठीक, नहीं तो नहीं सही। 293 केल्विन तो बहुत ही कम तो नहीं है, रूम टेम्परेचर में भी 298 समझाना था ज्यादा। तो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता बस। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए, पिछले साल या इससे पिछले साल एक बार आ भी गई है फिर, कि पोटेशियम पर मैग्नेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यानी हीट करने से छोटी चीजों में टूट जाता है। छोटी चीजों में बेचारा किसमें टूटे, तो वही बात घूम फिर के पोटेशियम पर मैग्नेट टूट के वापस पोटेशियम मैग्नेट। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, एरो पे ट्रायंगल बना लो, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करने से टूट जाता है बस। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन डाल देगी जी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 दिखाओ क्या होता है, बताओ कुछ। हो गया। इंटेंस कलर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कलर, में गलत बोल गया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म है, कैसे है क्यों है पता नहीं, कह रहा जी हमारे कोर्स से बाहर है। बहुत ही बढ़िया। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आए सार, टेट्राहेड्रल बता दिया। ग्रीन मैग्नेट इज, मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ या नहीं? और पर मैग्नेट इज डायमैग्नेटिक। तो ट्रिक भी दे दी याद रखने की। पाई बॉन्डिंग जो है वो कैसी है, p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। अब फिर से उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम सब में है, तो पीछे मैंने रिएक्शन लिखी थी। अब वहां पे एक ही थी, यहाँ पे 3 है, ये 3 में से आपको सिर्फ ये वाली करके जानी है, बाकी जिसमें रिटर्न मारने का दमो मार लो, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मत मारो, आज तक कभी आई थी। अब मुझे वो कैसे याद रहे, MnO4 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना है, जैसे वो Cr2O7 से क्या बन गया था, Cr2+, नहीं Cr3+, Mn क्या बन जाता है, Mn2+। तो ये फर्क है, लेकिन वहां भी अकेला रह गया था Cr, यहाँ भी अकेला O का साथ छोड़ दिया, तो 4 O के लिए क्या संभालो, 4H2O, या नहीं 4H2O के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 8, और यहाँ देखना 5 लगाने पड़ रहे हैं क्या, वो रिएक्शन में वहां से उठा के यहाँ ले आया क्या, देखो ध्यान से। अब ये वाली तो उसने मैंगनीज के साथ दी हुई नहीं है, तो नहीं दी हुई तो हमारे से पूछेगा भी तो नहीं, हम क्यों टेंशन ले। वो पूछे फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड, तो यही है ना। वो पूछे H2S, यही है ना। पोटेशियम आयोडाइड, यही है ना। लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ 1 है और इसमें 5, तो इसको 5 से, उसमें 2 है उसमें 5, तो इसको 2 से, और इसको 5 से आ रहा है, और इसमें 2 है तो इसको भी, और उसको, और पहले वाले केस में उसको 2 से नहीं करना, आया, तो हो गए तो तैयार। अब इसमें इसने कलाकारी जरा सी और क्या की, कहता है कि जी NO2 नेगेटिव, क्या नाम होता है NO2 नेगेटिव का, नाइट्राइट। ये कौन है, सल्फाइट। अब मैं ऐसे ऐसे करके क्यों लिख रहा हूँ, भाई मान लो उसने कह दिया सोडियम नाइट्राइट, उसने कह दिया पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, हाथी सल्फाइड, घोड़ा सल्फाइड, तो मैं तो किसे पकड़ूंगा, सल्फाइड को पकड़ूंगा ना। और लैब में भी चले, इनमें से लैब में कोई सी कर ली क्या आपने बोर्ड पे जो लिखी, मोहर सॉल्ट, कौन सी थी इनमें से मोहर सॉल्ट वाली, ये मोहर सॉल्ट में नहीं थी। मोहर सॉल्ट में फेरस अमोनियम सल्फेट होता था, फेरस ही तो फेरिक में ऑक्सीडाइज होता था, तो इस वाली को इसमें ऐड कर दिया था, तो लैब की टाइट्रेशन वाली रिएक्शन बन गई थी। नहीं किया, नाइट्राइट सल्फाइड इनको तो आपने बीच में ही छोड़ दिया। और एक लैब वाली, कौन, ऑक्सलेट, नहीं आता ऑक्सलिक एसिड। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बनेगा, कि सर आप जानो, तो नाइट्राइट से क्या बनेगा, सर नाइट्रेट बना दो, एक और दे दो। सल्फाइड से क्या बनेगा, सल्फेट बना दो सर, एक और दे दो। और चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना तो याद है नाइट्राइट और सल्फेट पे क्या क्या चार्ज है, नाइट्रेट सल्फेट पे क्या चार्ज है। इसका क्या हुआ था 11th 12th टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में ऑक्सलिक एसिड का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया था, CO2। तो इतनी तो आती है, 2 है तो ये 2 होगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे जी O कहाँ से आ गया, तो पता नहीं चल रहा, ये लो, O कहाँ से आ गया, ये लो, तो फ्री का है, नहीं है फ्री का। अब 2H, ये लो, 2H, ये लो। 400 आपने बैलेंस नहीं करा, तो अब करेंगे ना, इधर क्या है, एक नेगेटिव, इधर क्या है, एक पॉजिटिव, देखो नेट बचा, तो क्या करना है मुझे, 2 प्लस 2 माइनस कट गए, एक माइनस रह गया, इधर भी एक माइनस उधर भी एक माइनस, चार्ज दोनों तरफ सेम करना है ना, या न्यूट्रल करना है, सेम करना। यहाँ 2 नेगेटिव, और आखिरी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है ही। अब इसको ऐड करना पड़े पहले वाली में, तो बोलो 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, बस ये पहले वाला जो एक केस था इसमें 5 से इसको तो करना था, उसे नहीं करना था, बाकी सब में तो हो गया। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, पिछले वाले में 4 थी, इस वाले में 6। थोड़ा सा मुश्किल है, नाइट्राइट से नाइट्रेट और सल्फाइड से सल्फेट, हमने किससे संभलवा दिया, H2O से O गिफ्ट करा दिया वो, हालांकि वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आए होंगे, लेकिन बैलेंसिंग के लिए सारी रिएक्शन कर ली इसने, तो 4 ही लिखी है हमने, तो 6 कर ली, क्योंकि पेपर में 6 आई हुई है। अब 2 3 छोटी छोटी सी बात, किस्सा खत्म। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन प्लेज इंपॉर्टेंट रेल इन, देखो 4H+ है तो अलग बन रहा है, 8H+ है तो अलग बन रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, H+ नहीं है तो कोई अलग किस्सा है। अब ये अगली बात देखो, पर मैंगनेट एट H+=1, तो अगर आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 1m हो गई है, तो इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, जैसे वो C+4 अपने एक्व सॉल्यूशन में वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता था, लेकिन तब भी वो गुड एनालिटिकल एजेंट क्यों था, क्योंकि रिएक्शन स्लो थी।
तो ये भी वही कह रहा है। कब होगी फास्ट? अगर वहां पे मैंगनीज 2+ आयंस आ जाए जो कैटलिस्ट का काम करेंगे, या फिर उसका टेम्परेचर रेज कर दो तो करेंगे। और जब तक वो नहीं कर रहे तो रिएक्शन स्लो है, वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे हो रहा होगा बहुत ही। हो गया। अब इन एसिडिक सॉल्यूशंस गिनती गिननी है बस, 1 2। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो कह रहे हैं छुड़वा दिया इन्होंने। 3 4 5 6। कितनी? तो ये 6 तो ऐड करके दिखा दी थी सारी, ऐड कर करके दिखाई है इस बार इसने। अगला, रट्टू तोता। इंपॉर्टेंट नहीं लिखना था मुझे, लिखना था सचमुच में क्रैम। न्यूट्रल और एल्कलाइन में भी है उसका। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, तो कह रहे थे सराई नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके I2 बनता, इसने तो आयोडेट IO3 नेगेटिव बना दिया। तो अब ये कब है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KMnO के सुनो, KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन Ki पे बताओ इन एसिडिक मीडियम एंड इन एल्कलाइन मीडियम। तो एसिडिक में आया तो I2 बन जाएगा जैसे पीछे, और लेकिन अगर बेसिक में आया तो IO3 नेगेटिव। तो ये रट के जाना बढ़िया से। नेक्स्ट वाली में देखो, ये थायोसल्फेट याद है फोटोग्राफी कॉम्प्लेक्स? तो अब तो याद आ गया होगा, हाँ Ag कॉम्प्लेक्स बना था इसी का। तो ये थायोसल्फेट आयन किस में बदल गया? सल्फेट में। ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन मीडियम कैसा? और ये मैंगनीज सॉल्ट वाला जो हमने प्रिपरेशन में किया था, मैंगनीज सॉल्ट प्रिपरेशन में भी लिया था ना, तो यहाँ पे कह रहा ये इसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट कैटलिस्ट में, ये MnO2 बन जाता है। इसमें तो देखो एसिडिक मीडियम ही है सचमुच में, ध्यान दो। पता नहीं क्यों हेडिंग में छापा हुआ न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन में, बिल्कुल उनसे अलग जा रहा है। MnO2 बन रहा है इनमें सब में। कॉमन बात देखो क्या है, तो ये लास्ट वाला अब तक इन्होंने पेपर में पूछा नहीं है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। तो ये 3 आपको रटने पड़ेंगे। तो कुल मिला के कितना रट्टा मारना पड़ा? प्रिपरेशन के नाम पे बोल दूं सारी मिला विला के 5 या 6 रिएक्शन, और 3 ये बीच वाली तो ट्रिक से हो जाएंगे, अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई हो तो। खत्म। यूजेस एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाँ हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज किया था। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो किया था वो टाइट्रेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस था तो एनालिसिस। फिर पोटेशियम पर मैग्नेट इज फेवरेट ऑक्सीडेंट इन ब्लीचिंग ऑफ वूल। कॉटन सिल्क इन्हें ब्लीच करने के काम भी आता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ब्लीचिंग भी होता है जनरली। एंड डीकलराइजेशन वो भी ब्लीचिंग ही ऑफ ऑयल्स, तो ऑयल भी ब्लीच कर देता है। सब किस पे बेस्ड है? उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पे। यानी उसमें जो कलरिंग मटेरियल है, कलरिंग मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देता होगा, और कलरिंग मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर कलरलेस चीज में चेंज हो जाता होगा। समझ आया मैंने क्या कहा? अरे ये नीले रंग का है, इस पे मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मारा और इसका कलर गायब हो गया, क्या हुआ? इसमें जो नीले रंग वाला कंपाउंड था उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन खा के ऑक्सीडाइज हो गया, कोई नया कंपाउंड बना, उसमें कलर था नहीं, हो गया कलरलेस। बहुत मुश्किल या हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पूरी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही चल रही है। अगला पूरा पेज बोर्ड पे देखो जरा जल्दी, पेन रोक के। फिर अगले पेज पे आइए, फॉर्मेशन ऑफ। फिर अगला फॉर्मेशन ऑफ कितनी हो गई? 3। कैटलिक प्रॉपर्टीज 4। फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स 5। एलॉय फॉर्मेशन 6। इसमें तो एक एक पैराग्राफ ही छपा हुआ है। और अगला पेज ये तो हमने पढ़ लिया सर, हाँ या नहीं? ये रह गया सर, आपने क्वेश्चन नहीं कराए, तो ये अभी बाद में होगा। कल के लेक्चर के बाद ऊपर वाला करा दिया था यार नहीं? डिस्प्रोपोर्शनेशन, जब सेम चीज का ऑक्सीडेशन भी, और वो आप KMnO4 की प्रिपरेशन तो हर हाल में रट के जानी है। और मान लो ये भूल जाओ तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में कैनी जरूर रिएक्शन लिखाना, वो भी तो डिस्प्रोपोर्शन थी। मेटल आयन की कहे तो इससे आसान नहीं है कोई। 2Cu+ को एक को Cu2+ बना देना, एक को Cu बना देना, ये इस वाले में फिट होगी कहीं, थोड़ी से रिलेटेड है कुछ। Cu+ से Cu2+ बना तो उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरे Cu+ से Cu बना उसका रिडक्शन हुआ। तो ये अगर आप एग्जांपल भूल जाओ किसी वजह से, तो ये बस एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए इजीएस्ट। नहीं तो इससे भी आसान, 2H2O2 का डिकम्पोजिशन कर दो, 2H2O + O2। O यहाँ -1 था, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, कोशिश यही करना कि पहले वही लिख के आओ, अगर वो नहीं जा रही हो, ये स्टेट नहीं लिखनी जैसे इसने रोमन में लिख रखी है, आपने सिंपल इक्वेशन लिखनी कि वो वाली लिख दो, क्योंकि वो टीचर्स के पास तो वही आएगी ज्यादातर, वही होंगे, कोई बाल लोग
नॉन केमिस्ट्री वाला चेक कर रहा हो तो कार्ड फोड़ देगा। चले, कितनी है? 6। 6 प्रॉपर्टीज में से कोई सी 3 मार्क्स में आए तो 3, 5 मार्क्स में आए तो 5, 2 मार्क्स में आए तो 2। कुल मिला के एक प्रॉपर्टी 1 मार्क्स की। 1 मार्क्स पे कितनी लाइनें लिख सकूं? हद से 3। तो मुझे हर प्रॉपर्टी पे अगर 3 लाइन लिखनी आ गई तो मेरे 6 आर्टिकल 6 पॉइंट पक्के हो गए या नहीं? तो अब सर 3 पॉइंट तो याद नहीं होंगे, जरा सी भी बुद्धि होगी तो कुछ को तो अभी भी याद ही होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैं इतना कह सकता हूं कि इफ unpaired electron is present, it is paramagnetic, that is weakly attracted by magnet. And if all the electrons are paired, then it is weakly repelled by magnet, that is. And ferromagnetic if it is strongly attracted by magnet, यानी it is the extreme case of paramagnetism. paramagnetism तो weakly हुआ था। तो यहाँ क्या कह दूं कि ट्रांजिशन मेटल्स जनरली आर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि Dn और D0 वाले केस में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ सारे पेड होंगे, बाकी तो मिल ही जाएगा या नहीं, बस वही लिखना। तो दो बिहेवियर क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड फील्ड व्हाइल पैरामैग्नेटिक आर। बुद्धू नहीं बना रहा, यही जो की दो लाइनें हमने वहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हेडिंग में यही नहीं लिखी थी, बस वहां पे एक लाइन और क्या थी, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट्स कैन बी मेजर्ड। इतनी सी लाइन वहां सिखाई थी एक्स्ट्रा लिखनी, बाकी सारा वही है। अब वो 3 लाइन तो रोकना पड़ेगा हाथ, 3 से ज्यादा जा रहा होगा इसमें अगर ये 1 मार्क्स में भी आया तो। क्यों? अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सट्रीम केस ऑफ मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर। क्यों? जनरली सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा ना। तो मैं इससे ऊपर का किस्सा सुनाना चाहूँ सुनाऊं, नहीं तो सीधा मुझे तो ट्रांजिशन मेटल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बतानी थी, तो मुझे क्या बोलना? जनरली दे आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डन। और लंबा खींचना हो तो अराइजेस फ्रॉम, हाँ या नहीं? ये फॉर्मूला पढ़ लिया था वहां, यूनिट फॉर स्पिन ओनली फॉर्मूला नाम लिखा दिया था, यूनिट क्या था? एक डायरेक्ट रिजल्ट भी दिया जिसमें एन अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, कह रहा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो 1.73 आता है। तो किसी स्विच में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटू 1.73 से भी हो जाना चाहिए, नहीं तो इस फॉर्मूले के अंदर डाल के जो असली वैल्यू है वो निकाल लो, हो गया। कहेगा फिर बुद्धू बना रहा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतना पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है। तो क्या बता रहा भाई, सब हमें पता है। और जो इसे देखो, आप ये ध्यान दिया करो, जो चीज ज्यादा आसान होती है उसे लंबा लंबा छापता है नहीं। पूरा एक पेज भर दिया इसके ऊपर, क्यों? कोई किस्सा चले आ रहे हैं, देखो एटॉमिक नंबर 25 यानी कौन? जल्दी बोल दो, पिटाई हो जाएगी नहीं तो आज। स्कर्ट आनी सर, मैंगनीज कितने अनपेड? 5। कैसा आयरन है? डाइवेलेंट, क्योंकि ये 4s2 तो हट गए होंगे डाइवेलेंट में +2 के नाम पे। 5 अनपेड, तो एन की जगह क्या डालना? ट्राइवेलेंट कर देता तो एक और हटा देते, 3d4 रह जाते हो। 3d4 वाले कैसे होते? 4 अनपेड, तो एन की जगह 4 डाल देते। और 3d8 होता तो 8 अनपेड, बोलो। 3d8 होता तो 5, 6, 7, 8, 2 अनपेड बचते। तो 5 से छोटा है तो 5 तक तो वही रहता है, और 5 से ऊपर जाए तो 8 माइनस 10, 10 माइनस 6 हो जाए तो 10 माइनस 6, 4 अनपेड। 7 हो जाए तो 10 माइनस 7 यानी 3 अनपेड। हो गया, बहुत मुश्किल था। अब दोबारा देखना, फिर आसान है क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन छाप दो। फिर से m2 प्लस ही है, इस बार 27 है, तो 3d7 4s2 +2 वाले 4s2 वाले दोनों हट गए क्योंकि +2 ही है। 47 7 अनपेड नहीं, 10 माइनस 7 3 अनपेड, यानी उस मामले में इनकी जगह 3 डालना। यूनिट क्या आता है? आता है मैं। अब क्या है कलर? अब जल्दी बताओ कलर, फिर मैथ्स फिजिक्स कि उसके ऊपर लाइट डाल ली उसने, कुछ वेवलेंथ ऑब्जॉर्व कर ली जो रिफ्लेक्ट कर दी, रिफ्लेक्टेड वाला कलर। तो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वेवलेंथ या कलर ऑब्जॉर्व बाय द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस मेटल है या कंपाउंड है, नहीं लिख सकते। अब इट इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, एंड जनरली
and those which are having D0 or D10 configuration are colorless, rest all are, ये कलर मुझे याद नहीं करने, देखो D0 वाले कैसे हैं और D10 वाला, बस किसी का कलर वाला लिखना नहीं है। फिर भी तुम्हें लिखने हो, इंग्लिश अपनी झाड़नी हो, केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा करनी हो, तो लिख दो इसके बीच में से, लिगेंड विगेंड का फंडा भी डाल दिया इसने, उतना भी लिख के आओगे तो 1 मार्क्स तो तब भी देगा। अब कोऑर्डिनेशन कोएफिशिएंट तो पढ़ लिया, पूरे चैप्टर में स्क्वायर ब्रैकेट में कौन आ रहे थे, तो क्यों आ रहे थे, क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिल ही जाते थे, इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देने जाता है, तो जनरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, ड्यू टू हाई चार्ज, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड को खींच लेंगे या नहीं, स्मॉल साइज है तो भी, हाँ या नहीं, यही तो बताई थी स्टेबिलिटी के लिए। तो बस क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डेफिनेशन दे रहा है पहले तो, क्या कह रहा है, एक दो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला छाप दोगे अपनी मर्जी से या रट्टा मार के जाना पड़ेगा, बस स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल रखना, वो बनेगा ही तुम्हारे से मेटल वाला ही। फिर क्या, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्यों, ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉल साइज, कब किसके कंपैरिजन में भगवान जाने, हाई चार्ज, जिसे मैंने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल दिया, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ, तो मैंने बोल दिया अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स और बॉन्ड फॉर्मेशन। कैटालिटिक्स प्रॉपर्टी, तो एग्जांपल दो जल्दी से, निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में कैटलिस्ट थे या नहीं थे, तीनों कौन है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ट्रांजिशन मेटल। कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस में कौन था, आज भी बोला V2O5 वेनेडियम का ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल है। हेबर्स प्रोसेस में कौन था, आयरन, कराए नहीं थे क्या, पहले 2-3 एग्जांपल छाप दो इनमें से जो याद रहे, फिर के जी ने हमें तो ये बताओ आप ये कैटलिस्ट का काम करते क्यों है, Fe2 प्लस कैटलिस्ट था मान लो, मेरी तरफ देखो, Fe2 प्लस कैटलिस्ट था, थोड़ी देर के लिए Fe3 प्लस बन गया, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी एक रिएक्टेंट को दे दिया, और फिर अगले स्टेप में दूसरे से ले लिया, वापस क्या बन गया, तो इस बात को बोलूं क्या, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन में, और हमने सरफेस पढ़ी नहीं तो और किस्सा बना लेते, पीट पीट के मेलिएबल है, सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो उनके सरफेस पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो रिएक्टेंट्स के सरफेस पे आके टकराने की संभावना, नहीं समझ में आई क्या कहा मैंने, ये एक दो मॉलिक्यूल है, मेरी उंगलियां ऐसे उड़ जा रही, अब क्या करा आपने, बीच में एक मेटल की प्लेट रख दी, ये आके इस पे चिपक गया, ये चिपक गया, तो दूसरा भी आया, तो इसके साथ टकराने की संभावना ज्यादा है, और ऐसे तो ऐसे 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 चलते रह सकते हैं, और एक जाम हो गया तो, ऐसे सुनाया था कि मैं यहाँ से चला घंटा घर के लिए अपनी बाइक पे, आप घंटा घर से चले मेरे घर की तरफ अपनी बाइक पे, रास्ते में जब एक दूसरे को देखना था तो रुक जाना था बातचीत करने के लिए, बीच में ट्रक आ गया था, तो हम दोनों निकल गए, दिखे ही नहीं एक दूसरे को ट्रक की वजह से, फिर हमने क्या डिसाइड करा, रास्ते में एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाहर एक सीमेंटेड सीट है, उस पर बैठ मिलते हैं, तो जो भी पहले पहुंच गया वहां जाके चिपक गया, जो भी पहले पहुंच गया वहां जाके चिपक गया, दूसरा जाके उसे टकराई लेगा ना वहां, तो सीट बड़ी हो तो ज्यादा ज्यादा लोग आके बैठ सकेंगे, और फिर और दूसरे लोग ज्यादा ज्यादा आके टकरा सकेंगे, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, कोलिजन ज्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होने की संभावना या नहीं, तो वो याद रहे, ठीक नहीं याद है तो 3 एग्जाम्पल तो फिट है। प्रॉपर्टी देखो कितनी बदमाशी दिखाएगा, बहुत ही बड़ी बदमाशी दिखाएगा, पहले तो वो कह देगा देखो फाइनली डिवाइडेड आयन हेवर्स प्रोसेस में, वेनेडियम ऑक्साइड कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस में जो H2SO4 के लिए था, और निकल हाइड्रोजनेशन में, 3 एग्जांपल हट गए। अब क्या रीजन है एक्टिविटी के लिए, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म, तो ये रीजन में डाल दिया उसने, 2 रीजन तो रट के जाना, पॉइंट बना लो साइड में, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला किस्सा है, कैटलिस्ट एट सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन, तो एक आगे चिपक गया तो बॉन्ड बन गया उनमें, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट या नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सरफेस पे बढ़ गई, बॉन्ड बॉन्ड टूट के वीक बनने आसान हो गए, सारा चक्कर छोड़ दो, चक्कर में मत पड़ना, उतना लिखाना, बस वो जरूर लिख के आना है, एक लाइन लिख सकते हो, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया कैन हैव अंडरगो एब्जॉर्प्शन टू ग्रेटर एक्सटेंट। बाकी एक एग्जांपल है, आई नेगेटिव पढ़ा था अभी पोटेशियम आयोडाइड वाला, ये पढ़ा था अभी पेरोक्सो डाइसल्फेट वाला, तो कह रहा है ये रिएक्शन ना बहुत सुस्त है, और रिएक्शन याद रख सकते हो, देखो बोर्ड पे आगे का ट्रिक लगा लो, तो आई नेगेटिव I2 ही बना था, और पेरोक्सो डाइसल्फेट सल्फेट ही बना था, लेकिन वहां पर मैग्नेट से बना था, वो अलग बात थी।
और मैग्नेट से नहीं बना था, मैग्नेस सॉल्ट से पोटेशियम में बना। कह रहा है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम देखो कौन करता है बोर्ड पे, Fe3+ अपना इलेक्ट्रॉन खा लेता है किससे, तो इसको इससे इलेक्ट्रॉन खाना था, ई नेगेटिव कह रहा था मैं तुझसे इलेक्ट्रॉन नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन तुझसे इलेक्ट्रॉन नहीं खाऊंगा, बड़ी मुश्किल से खा रहा था। जैसे ही Fe3+ आया फौरन अपना इलेक्ट्रॉन इसे खिलाना शुरू कर दिया, तो ये इसको खिलाने को तैयार नहीं था, इसको तैयार था। अब ये बन गया Fe2+। और ऐसे कह दूं ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं था, लेकिन Fe2+ से इलेक्ट्रॉन लेने को, तो वापस Fe3, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ऊपर वाली बनेगी या नहीं देखो, और Fe गायब हो गया होगा पूरी तरह। तो ये एग्जाम्पल कभी आया नहीं, अगर आ जाए तो Fe3+ इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कैसे कर रहा है वो बताया। अब किस्सा खत्म हो गया, आगे के दो टॉपिक छोटे छोटे से बिल्कुल आसान है, 2 मिनट में खत्म। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या, काश मैंने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा होता, तो सॉलिड स्टेट में जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो चिपक चिपक के बैठे रहते हैं क्या, उनके बीच में ये छोटी छोटी नन्ही जगहों को इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स, तो इनके अंदर नन्हे नन्हे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन फंस के बैठ सकते हैं क्या, लाइक कार्बन, अगर ये बहुत बड़े बड़े हो तो। बस, तो अभी तो कह रहा था स्मॉल, रिलेटिवली स्मॉल साइज, कब, कॉम्प्लेक्सेस में साइज नहीं स्मॉल बनाया था, अभी क्या कहते हैं साइज काफी बड़ा है, तो इनका जब साइज बड़ा होगा तो इंटरस्टेशियल वाइड भी, बड़ी बड़ी फुटबॉलों के बीच की जगह, कंचों के बीच की जगह, तो साइज काफी बड़ा है, तो इनके इंटरस्टिशियल वाइड्स में छोटे छोटे एटम्स लाइक इजीली ट्रैप हो सकते हैं टू फॉर्म। अब जो फंसेंगे तो उनमें कोई बॉन्डिंग जो हुई वो प्योरली कोवेलेंट, प्योरली आयनिक नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन जैसा नहीं है, तो फिर उनके बीच में कोई स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री तो फिक्स रेशियो होती है ना। अब आप किसके सारे वाइड्स भरो या थोड़े भरो या और थोड़े भरो, आप पे डिपेंड कर रहा है कि कितना ट्रीटमेंट देते हो, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होंगे। और जब बीच में फंस गए होंगे तो इसकी हार्डनेस बढ़ गई होगी या नहीं बढ़ गई होगी। तो बस, interstitial compounds are those when small atoms like hydrogen are trapped inside the, तो मैंने तो और बढ़िया खोल के बता दिया, are trapped in voids of crystal. क्या कह रहा है, यूजुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नाइदर टिपिकली कोवेलेंट, तो कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है ना, कोई बढ़िया कोवेलेंट कैरेक्टर है ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है, फॉर्मूले के नाम पे कुछ भी छापा ना, वी एच कितने 0.56 लिखे हैं, पॉइंटों में लिखना बस, जो चाहे लिख देना, 1.3 1.7 1.2 से कौन सा बता, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है ना। बाकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के इसमें ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है बस, चिपक गए होंगे और ज्यादा तो हायर हायर मेल्टिंग पॉइंट हो गए होंगे प्योर के मुकाबले, क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस बढ़ गई होंगी, दे आर वेरी हार्ड, अगर बोरोन फंसा दिया तो उन्हें बोराइड कहते होंगे, और उनकी हार्डनेस वगैरह डायमंड के पास, मेटलिक कंडक्टिविटी अभी भी बनी रहेगी क्योंकि रिएक्शन नहीं हुई है, और केमिकली इनर्ट है, ये मुझे आज तक भी समझ नहीं आया, तो 3 पॉइंट तो रख ही सकते हो, चौथा लगा चिपका है ना केमिकल इनर्ट होता है, जो केमिकल रिएक्शन नहीं तो इनर्ट क्यों कह रहा है, पता नहीं, हो जाती होगी तो। एलॉय फॉर्मेशन, जिंक और कॉपर को मिला के ब्रास मिला था क्या, तो मेरे पास फुटबॉल चिपका चिपका के रखी हुई है, एक फुटबॉल फट गई उनमें चिपकी हुई, मैं फुटबॉल उठा के कहा यहाँ दूसरी फुटबॉल सजा देता हूँ, फुटबॉल दूसरी मिली थी मार्केट में, वॉलीबॉल थी, चल जाएगा क्या काम, अरे फुटबॉल वॉलीबॉल के साइज में बहुत बड़ा फर्क है जरा मेरा सा, सर हमें सही मायने में अगर खिलाड़ी नहीं हो तो पता ही नहीं सर, फर्क भी अलग, साइज अलग भी है या सेम ही है, बात पकड़ में आ गई, तो वहां पे आपने वो फिट कर दिया, अब आपको जी नहीं मैं तो यहाँ पे क्रिकेट की बॉल रखूंगा बीच में जहां से फुटबॉल फट गई उसकी जगह हटा के, तो फिर क्रिकेट की बॉल तो कम ही रहेगी, तो साइडों की बॉल को टच ही नहीं कर पाएगी, सारा कुछ हिलाना पड़ेगा या नहीं, लेकिन अगर फुटबॉल फट गई उसकी जगह आपने वॉलीबॉल बास्केटबॉल कुछ रख दी तो थोड़ा बहुत हिलने से, ना के बराबर हिलने से ही शायद काम, बस कह दिया कि जी ब्रास में कॉपर, कॉपर में ब्रास, या एक ट्रांजिशन मेटल दूसरे ट्रांजिशन मेटल में इजिली मिक्स किया जा सकता है, स्पेशली क्यों, उनके साइज लगभग लगभग में कह देगा विद इन 15% ऑफ ईच अदर, हो गया। पहले अलॉय की डेफिनेशन बना देगा, क्या आप सुनी थी बचपन में, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड, और मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल भी मिला सकते थे अलॉय में, क्यों करते थे, इससे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती थी, नहीं क्या, हार्ड हो जाता था, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में मिला के
प्लेन की बॉडी बनाते हैं, सिक्के लोहे के हैं, मैग्नेट से चिपक रहे हैं, लेकिन रस्ट नहीं खा रहे, तो अलॉय बना रखे हैं। कल भी तो पढ़े थे सर एप्लीकेशंस में। पहले तो अलॉय की डेफिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस। तो alloy is a blend of metal prepared by mixing the components। छोड़ो ना, आप अपनी वाली डेफिनेशन लिख के आओ जो बचपन में सुनते आ रहे। बस यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, formed by atoms with metallic radii that is about 15% of। अब कितना बदमाश है, क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड। अब ये अदर क्या होता है, बस एलॉय क्यों बना रहे हैं, हार्ड हो जाएंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए। दो त्यान में मुझे ब्रास तो सबको याद रहता ही रहता है, पर मैं पीतल, ब्रॉन्ज याद रख सकते हो, रख लो ब्रॉन्ज भी। बेस्ट नोन फेरस एलॉयज, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैंगनीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील्स। तो इनमें से अलग अलग चीजों को लोहे में मिला के अलग अलग तरह की स्टील बनाई जाती है, अलग अलग रेशियो में। तो ये कभी आया हुआ नहीं, बस दो एग्जांपल ये वाले से और उससे काम हो जाएगा, शॉर्ट नोट का या कहो 1 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उठा लेना, फेरस एलॉयज के नाम पे एक ही चीज को आयरन में मिला के अलग अलग बनाता। हो गया क्या, ठीक है।